मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग क्लास में हमें ठीक है। और अभी हम लोग हमारे सिलेबस में है वो स्टेप का पेपर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको अपन एलपीपी शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। एलपीपी क्या होती है? अब इसमें तीन वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है लीनियर, फिर आ रहा है प्रोग्रामिंग और फिर आ रहा है प्रॉब्लम। पहले हमको इसके बारे में बताना चाहिए एक ही है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री इक्वेशन, ओनली सिंगल डिग्री। इसका मतलब हमारे पूरे सिलेबस में जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो सारा का सारा 1 डिग्री में होगा। x1 x2 x3 इस तरीके से। स्क्वायर क्यूब ऐसे कोई टर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, कांस्टेंट हो, नॉन नेगेटिव कुछ भी हो वो सारे क्या होंगे 1 डिग्री होंगे। फिर उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने का क्या प्लान है ना, दैट इज प्लान ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम मतलब बताइए जिसको तुम्हें सॉल्व करना है। किसी दी गई समस्या को सॉल्व करने का प्लान ऑफ एक्शन क्या है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लीनियर फॉर्म में लिख करके हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर करें, दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। समझ गए? बहुत बेसिक कंसेप्ट वाला पेपर है, हर जगह हमारे यूज आता है, हमारे डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज आता है। ठीक है ना? तो जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। 3 मेन स्टेप्स। किसी भी पूरे पेपर के अंदर आपके 3 स्टेप से पास होना पड़ेगा। ठीक है? इसका फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट स्टेप आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। सेकंड स्टेप आपके पास में कंस्टेंट्स होते हैं और थर्ड स्टेप आपके पास है नॉन नेगेटिव। ठीक है, कोई भी एलपी हो वो इन 3 स्टेप से पास जरूर होगी और एलपी छोड़िए आप भी इन 3 स्टेप से हमेशा पास हो। ठीक है ना? आपके डेली लाइफ में सबसे इजी इन तीनों में से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत इजी होता है ना? अभी आपने 12th किया, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हम बीएससी करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है बीएससी हो गया। अब किसी का ऑब्जेक्टिव है मैं कोई बैंक की तैयारी करूंगा, कोई बोलता है आरएस की तैयारी करूंगा, कोई बोलता है एसएससी करूंगा, पीजी करेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है ना? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में टाइम नहीं लगता है। ऑब्जेक्टिव तो बदलते रहते हो, आज ये वाला मूड हो गया ये बनेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इसको अचीव करने के लिए आपको इन दोनों से पास होना पड़ेगा जो बहुत लंबा टाइम होता है। जैसे 12th के बाद इसको बच्चे समझोगे तो हमने सोचा बीएससी कर लेते हैं, सोचने से बीएससी हो गई क्या क्लास तक चल गई। अब कंस्टेंट शुरू हो जाएगा। बीएससी करना है ठीक है, बीएससी करना है कॉलेज आना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा, क्लास टेस्ट देने पड़ेंगे, इंटरनल एग्जाम देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ेंगे, टाइमिंग ये रहता है, जाना इतनी बजे पड़ेगा, आना इतनी बजे पड़ेगा। ये सारे क्या है? कंस्टेंट्स। तुम्हारे प्रतिबंध इसको हिंदी में कहते हैं, ये सारे प्रतिबंध है। फिर भी आप लोग प्रतिबंधों को, कंस्टेंट को, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हो। क्यों? सोचते नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। बीएससी में मजबूरी है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब भी नहीं फॉलो करना चाहोगे तो आपको लगेगा यार बीएससी की मजबूरी है। क्यों? हमें हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव परेशान करता है, नहीं ये तो चाहिए, इसलिए हम कंस्टेंट फॉलो 100% करेंगे। नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। फिर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसने कंस्टेंट फॉलो करके लिए होते हैं, लास्ट में रिजल्ट ये होना बहुत जरूरी है। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, इसको अपन ऐसा पढ़ते हैं रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव। आपने साल भर मेहनत करी, गिरते पढ़ते कॉलेज भी आ गए, लास्ट में एग्जाम दिया फेल हो, क्या मतलब? कंस्टेंट फॉलो करें लेकिन रिजल्ट फेल है, ये इसका मतलब आपका रिजल्ट इस कंस्टेंट को फॉलो नहीं कर पाया, नॉन नेगेटिव के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर पाया, तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन छोड़ना पड़ेगा, आप 1 साल पीछे हो जाएगा। तो क्या ये मैक्सिमाइज हो पाया? क्या नहीं हो पाया। आपके लिए ऑप्टिमल कब होगा? हमारे पास इन तीनों स्टेप से हमेशा पास होना है ना? ये तीनों स्टेप हमारी लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। हर काम करोगे इन 3 के बिना नहीं कर सकते, ये 3 जरूरी है। जब भी कुछ करने की सोचोगे इन 2 से पास होना पड़ेगा, निश्चित होना पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, कोई सा भी काम उठा के देख लो, जल्दी का आपको, अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है
तो पहले आपके साथ रिस्ट्रिक्शन चालू हो जाता है और फाइनली वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करो, लेकिन ये सोचते हुए कि रिजल्ट क्लास में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आ जाए। अगर आ जाएगा तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिसीव कर लोगे, अचीव कर लोगे। तो आपके पास परसेंटेज अच्छी हो गई, आपने डीएससी के 3 साल निकाल ली, इसका मतलब ऑप्टिमाइज है कि 3 साल का सोचा था, 3 साल में निकल के अच्छी परसेंटेज हो गई, तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फुलफिल हो गया। बात समझ आई? दैट इज क्लियर। अब हम जब इन तीनों कंस्ट्रेंट्स से पास होते हैं तो एलपीटी का मेन मोटो क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इन तीनों कंस्ट्रेंट तीनों स्टेप से पास होने के लिए हमारे पास सिलेबस में एक चीज आती है जो सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन, है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, बट हम पहले करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन और फिर करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, बाकी सब कुछ सिंप्लेक्स मेथड पर। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास में केवल दो वेरिएबल को सॉल्व करने के काम आता है, x1 x2 या x5, जो भी आप कहें, केवल दो वेरिएबल से ज्यादा होते ही वो काम करना बंद कर देता है। करता नहीं होगा लेकिन वो 3D 4D में चला जाएगा, तो ग्राफ ट्रेस करना टिपिकल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हम ग्राफिकल सॉल्यूशन को दो से ज्यादा वेरिएबल के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं और फिर हम डाइवर्ट किसी तरफ हो जाते हैं सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में आप जो चाहे वेरिएबल यूज, ठीक है। तो जब हम इन तीनों से पास होते हैं तो हमेशा हमारे पास में इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो या तो ये बोलता है मैक्सिमाइज करो या फिर ये बोलता है मिनिमाइज, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज। जब आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, आपको आपके लिए कुछ चाहिए होगा, तो आप हमेशा इधर जाओगे। जब आपकी जेब से कुछ जा रहा होगा तो आप हमेशा इधर जाओगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, अपन पे करता है, तो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलवेज निकल। असाइनमेंट, हम किसी को वर्क असाइन करते हैं, हम चाहते हैं काम करके हमको दे, या तो टाइम काउंट होगा या कॉस्ट काउंट होगा, या तो हम कभी ऐसा नहीं चाहते हमारा काम ज्यादा से ज्यादा पैसों में, हम क्या चाहते हैं कम से कम पैसों में। तो हमारी जेब से आएगा ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए, ठीक है, हमारी जेब से जा रहा है। इसका उल्टा समझो, तुम्हें किसी प्रॉफिट हो रहा है तो तुम हमेशा क्या कहोगे, मेरी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज मैक्सिमाइज। तो पूरा सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, पूरा एलपीटी का कांसेप्ट इसी में चलता है ना। तो अब हम जब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हम बात करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है फिजिकल सॉल्यूशन, एक हो जाता है बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, और एक हो जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये 3 सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम अभी तुम्हारे को ग्राफिक में बता रहा हूँ, इसलिए अभी मैं थोड़ा स्किप करूंगा, मैं केवल ये और ये डिस्कस करूंगा। फिजिकल सॉल्यूशन क्या होता है? फिजिकल सॉल्यूशन होता है जो कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे। तो आप कहोगे फिजिबल है, आप बराबर इनको फॉलो कर रहे हो, हर क्लास में प्रमोट हो रहे हो, तो यू आर फिजिबल फॉर स्टूडेंट ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स। अदरवाइज फिजिबल हो गया ना, जो बच्चे बैग आगे वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो इनफिजिबिलिटी में चला जाता है। फिजिबल बोलते हैं ये हमारे लिए फिजिबल है। हम कभी बोल देते हैं रात को यार 11 से 11 बजे आ जाना, मार्केट चलेंगे आइसक्रीम खाने, क्योंकि वो तो मेरे लिए फिजिबल नहीं है, घर वाले अलाउ नहीं कर, मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मतलब हम कोई ना कोई कंस्टेंट का वायलेशन कर रहे हैं। हम जब ये वर्ड यूज करें ना, मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मैं नहीं आ सकती है, नहीं आ सकता, मतलब वहां कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर अप्लाई हो रखी है, जिसको मैं नहीं तोड़ सकता या नहीं तोड़ सकती। तो मैं सीधा मेरे मुंह से निकलेगा ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है ना। कोई तुमको बोले भाई आपको 1 घंटे में वहां पहुंचना है, तुमको पता है यार मेरे को 3 घंटे लगेंगे, तो आप मैं मेरे घर की काम करता हूँ, तो तुम्हारी की पहले प्रायोरिटी वो है, तो आप उसको मना करोगे मेरे लिए फिजिबल नहीं है। वैसे एक तो यही होता है कि मेरे लिए फिजिबल नहीं है, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा अगर वो कंस्टेंट और इसको फॉलो नहीं करते। अगर वो कंस्टेंट और इसको फॉलो करके ये अचीव कर लेते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं एनी सॉल्यूशन, सुनना, any solution which satisfy the constant as well as non-negativity restrictions is called feasible solution. Or any feasible solution which optimize the objective function, optimize the either maximize or minimize the objective function is known as optimal solution. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए पहले सॉल्यूशन का क्या होना है, फिजिबल होना जरूरी है। डायरेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कभी नहीं निकलता, पहले ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे। अभी मैंने आपका एग्जांपल समझाया, उसके बाद में
ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। क्लियर है? तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम आगे चलते हैं तो यहां से देखिए, ये आपके पास में, मैंने आपको बताया 3 मेन स्टेप, तुम 3 मेन स्टेप की बात करते हैं। 3 मेन स्टेप क्या होता है, पहला ऑप्टिमाइज चेक ब्रैकेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखा जाता है, c1x1 c2x2 अप टू cn देन ये क्या बताया मैंने अभी आपको, या तो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज। क्लियर? देन कंस्टेंट, अब कंस्टेंट में 3 इनइक्वालिटी साथ आई है, लेस ग्रेटर इक्वल, लेस ग्रेटर इक्वल, लेस ग्रेटर इक्वल, b1 b2 bn ऑल आर कंस्टेंट, फिर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर? ये आपके पास में आ गया। अब यहां पर जितने सी दिख रहे हैं लिखा हुआ है पॉजिटिव, जितने राइट हैंड साइड पे बी दिख रहे हैं रिक्वायरमेंट है, एक्स जितने दिख रहे हैं दिस इज वेरिएबल, कंसीडर तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, दैट इज एक्स, है ना। पास में फेल हुए, रेस्ट्रिक्शन लगी, क्या आया, वो दिस इज वेरिएबल। इस पूरी ये आपको पूछा जाता है राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एलपी, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एलपी, ठीक है ना। तो पूरी पेपर पढ़ लेना, आपको ये 3 स्टेप मिलेंगे, ठीक है। पूरे पेपर पढ़ लेना, आपको 3 स्टेप मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा, कंस्टेंट मिलेंगे और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हर कोई किसी में मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सपांड फॉर्म में एक्सप्रेशन है, हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा, ये कहलाता है इसका मैट्रिक्स फॉर्म। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपी, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपी। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सेट cx, c क्या हो गया, ये c1 c2 cn क्रॉस वेक्टर, ठीक है। ax लेस ग्रेटर इक्वल b, a क्या होगी, फंक्शन मैट्रिक्स, ये a11 a12 a1 a2 b क्या हो गई, रिक्वायरमेंट b1 b2 b1 x, दिस इज अ वेरिएबल, x आपके पास में डिस्टेंस वेरिएबल हो जाएंगे, ये x1 x2 xn दे आर डिस्टेंस। उस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं सारी वैल्यू उठा के याद रखूं वापस ऊपर वाला है, ये ड्यूअलिटी में काम आता है। आपने देखा है फाइंड द ड्यूअल और ये ऐसा करते हैं, ड्यूअलिटी में जब आप उसको ड्यूअल बनाते हो तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म लिखना जरूरी होता है, मल्टीप्लाई करोगे वो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड से मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमाइज से एक्सपेंड हो जाता है, दोनों चीजें होंगे, समझे। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज, लेस ग्रेटर इक्वल। मैं एक एग्जांपल से यहां से लिखा हुआ है 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 25, इसका मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए ये तुम्हारा किसी चीज का प्रोडक्शन है, 2 तरह के आइटम है x और y, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उन प्रोडक्शन के अंदर मान लो मैं बैट बना रहा हूँ, लेदर बैट बना रहा हूँ, उसमें मेरे को बक्कल चाहिए, मैं बोलूंगा एक्स तरह के जो लेदर बैट उसमें 3 बक्कल की जरूरत है, और वाई तरह के जो लेदर बैट उसमें 4 तरह के बक्कल की जरूरत है। मेरे पास टोटल बक्कल अवेलेबल कितने हैं, 25, मैं प्रोडक्शन करता हूँ। अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 25 है, तो अब आपका प्रोडक्शन क्या होगा, 25 से कम या 25 से बराबर। जैसे मैं कहता हूँ 940 क्लास में एंट्री करनी है, ये मेरा लिमिट है। अब आपके लिए फ्री क्या है, उससे पहले कभी भी आ जाओ, चाहे तुम 9 बजे आ जाओ, 940 के बाद जाओ नहीं है, तो तुम क्या होते हो वहां पर लेस, तो तुम्हारा प्रोडक्शन इससे पहले जा सकते हो, तो उसके बाद में नहीं जा सकते, तो ये प्रोडक्शन इससे कम है तो लेस देना जाएगा। अब अगर हम इसको जस्ट ऐसा कहें कि टोटल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है ना 25 से ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा, बेटर है, मुश्किल हो जाएगा। अब प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जो आपके रॉ मटेरियल उससे ज्यादा कर सकते हो या उसके बराबर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक कंडीशन होती है, वो होती है इक्वल, बराबर कर सकते हैं, जितना प्रोडक्शन है उतना रॉ मटेरियल है, बराबर बराबर हो जाएगा, वो आपके पास इक्वल आता है। ऐसे एक तीन कंसेप्ट काम में आएंगे, अभी अपन सिंप्लेक्स में चलेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में सीधा सीधा चार, एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आप इनको आप जनरली करते आए हो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि अब हम सिंप्लेक्स मेथड पे जाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड पे आप मैट्रिक्स वर्ड यूज में ले लेते हैं बोलते टाइम जनरली, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स ना होकर के हर एक इंडिविजुअल वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लिया, तो मेरे पास में ये एक वेक्टर है पूरा, अगर मैं इसको अल्फा 1 कह दूं,
इसको अल्फा 2 कहते हो, इसको अल्फा n कहते हो। तो मैं बोलूंगा अल्फा 1 वेक्टर क्या है, तो तुम लिखोगे अल्फा 1 का मतलब a11 a21 अप टू an1। आप ये कहोगे सर ये वेक्टर है, बात समझ आई। इस वेक्टर का अब जब सिंप्लेक्स पढ़ेंगे तो हम बोलते हैं बेसिस में कौन आएगा x1, वेक्टर क्या हुआ अल्फा 1। अल्फा 1 मतलब एक तो नहीं ना आता है, तो पूरा कॉलम आता है। अरे बात सुनिए, तो ये आपके पास है अल्फा 1 का मतलब हुआ पूरा बाहर आ गया। तो ये अल्फा 1 वेक्टर हुआ, ये अल्फा 2 हुआ, ये अल्फा n हुआ। क्लियर। अब हम ऐसा कैसे बात करते हैं इसकी, ये बहुत काम की चीज है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0। अब ये जो पहला है ये यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर को देखो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है इससे E1 से। E1 मैंने कहीं भी लिख दिया, अंडरस्टूड है E1 आ रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा बाकी 0। मैंने कहा E2, इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पर 1 होगा बाकी 0। अगर मैंने कहा E3 है, इसका मतलब है थर्ड पोजीशन पर 1 होगा बाकी 0। दैट इज E1 E2 E3। इस पूरी मैट्रिक्स को ऐसा लिखा जा सकता है। इनको वापस से लिख दूं तो वापस ऐसा लिखा जा सकता है ना। ये हमारे लिए बहुत काम का है। मैंने अभी छोड़ रखा था बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, उसके लिए मेरे बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे इसको। तो हमको यहाँ तक कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, इनके नॉमेनक्लेचर क्या होता है, सी क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स क्या होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत आती है। हमें पता ही चलता है रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन कहाँ लग रही है ना, प्रोडक्शन क्या है, किधर लिखना है, ये दिक्कत रहेगी, है ना। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। हमारा जो क्वेश्चन मिलता है वो इस फॉर्म का लगता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्टेंट, नॉन-नेगेटिव। हर प्रॉब्लम किसी फॉर्म में आपके पास बात समझ आ गई। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम जब इस पर आते हैं ई एन और आर एन, ये क्या चीज होती है, क्योंकि मैंने आपसे बताया जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है वो केवल दो वेरिएबल के लिए काम होता है, मतलब 2 डायमेंशन। अब मेरे पास 3 डायमेंशन हो गए, 2 4 हो गए, 2 5 हो गए, 2 बहुत सारे हो सकते हैं। तो मतलब मैं तो क्या चाहता हूँ मेरे पास में क्या हो, n डायमेंशन, वो भी कहलाता है Pn या Rn। इसको हम कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस। क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस। हमारा पूरा एलपीपी यूक्लिडियन स्पेस में भी चलेगा। यूक्लिडियन स्पेस को En और Rn से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने En का E2 का 2 डायमेंशन हो गया, E3 का 3 डायमेंशन हो गया, E4 का 4 डायमेंशन। मैं फ्री हूं एन के लिए मैं लिखता हूं। यूक्लिडियन स्पेस पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए जितना भी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एलएलसी, लीनियर कॉम्बिनेशन। एलएलसी का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखो कि जितने भी लिखे हुए हैं ये है, इसको ध्यान दो, लीनियर कॉम्बिनेशन। मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर स्केलर होता है और वेक्टर होता है, बोला मैंने कि आपको मैट्रिक्स में भी क्या होता है, स्केलर और वेक्टर। अब इसको कनेक्ट करना तुम अगले स्लाइड से देखो। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई भी वेक्टर किसी स्केलर के साथ में सबका सम करके किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर जाए, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। वेक्टर स्केलर के प्रोडक्ट का सम कोई एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर जाए बी वेक्टर, इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना, संचय, ठीक है ना। और लीनियर मतलब बंडल। देखो भाई टू डी आ रही, नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये कह रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बी इक्वल्स टू आ रहा है, तो भाई मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जेड इक्वल्स टू वेक्टर हो गया, फिर C1 X1 पर लाइन कर रहा है। तो कोई सी भी इक्वेशन उठा के देखो, समझ में आया लीनियर कॉम्बिनेशन कितना काम कर, बिना लीनियर कॉम्बिनेशन से कुछ सिंप्लेक्स ना करके कोई भी फॉर्म नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे करते हैं। अब जब लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ ले तो देखो A1 A2 AN आ गए ना, सब उसमें बिलोंग कर रहे यूक्लिडियन स्पेस में, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है Li और Ld। Li Ld क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। हम किसी एक को पढ़ते हैं उसका उल्टा दूसरा, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर। अब देखो लीनियरली डिपेंडेंट एंड क्या होता है, अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन टोटल 0 के बराबर हो जाए, जबकि ऑल लैम्डास नॉट नेसेसरली 0।
not all lambdas are zero, but linear combination is zero. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, not all lambdas are zero, but linear combination is equals to zero. That is linear combination is equal है, but not all lambdas not equals to zero. हो सकता है 4 लैम्डा है 3 हो गए, लेकिन एक नॉन जीरो बचेगा, दैट इज कॉल्ड एल। उल्टा कर, सारे जीरो हो गए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन सारे के सारे जीरो हो गए, क्या बना? नहीं, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एल का। अभी तो तुम आगे बढ़ोगे, बेसिस में कौन जाएगा? तो एल आई, यूनिट वेक्टर, है ना? तो हम बात कौन बोल रहे, यूनिट वेक्टर बेसिस में जाएगा, बिकॉज यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज एल आई। इसलिए हम 100% कह सकते हैं कि वो हमेशा कहां जाएगा? बेसिस में जाएगा। 1 0 0 इवन होता है, 0 1 0 इवन होता है, 0 0 1। इनके सिंप्लेक्स का थोड़ा बहुत अगर पहले मैंने लिया था, उसमें आपने देखा होगा सारे तो ये कितनी मैट्रिक्स करके आप बोलते हो कि भाई यहाँ बनना है यूनिट मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई एक्स भी चला गया, ये बनना है एक्स को चला गया, ये पार्ट हो गया, ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एल आई होगा ले जाएगा। तो एल आई एल से क्या होता है, एल डी क्या होता है पता है? लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट उसके वेक्टर के बराबर हो जाए, दैट इज एलसी। अगर वो पूरा एलसी जीरो वेक्टर के बराबर हो जाए, ये जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर के बराबर हो जाए, बट नॉट ऑल लैम्डास आर जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज एलडी। ऑल लैम्डास आर जीरो। तीनों कंसेप्ट एक के बाद एक लाइन में एल सी एल आई एल डी, मेरे हिसाब से क्लियर है ना? अब देखो ये आर्टिकल था, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करो सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर एल आई। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों हम बोलते हैं बेसिस में जाएगा। सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, है ना? वो बोला प्रूव करो ये एल आई होता है, तो मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, इसके अकॉर्डिंग इसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन आर स्केलर्स, E1 E2 En आर वेक्टर्स। ठीक है, अब मैंने लैम्डा 1 लिखा, E1 का मतलब क्या है? पहले पर बाकी जीरो। लैम्डा 2 का मतलब क्या है? E2 पर, E2 का मतलब क्या है? 2 पर 1 बाकी जीरो। n का मतलब क्या है? जीरो वेक्टर है, n डायमेंशनल के n वेक्टर्स होंगे। अब मैं लैम्डा 1 को 1 से करूंगा बाकी जीरो, लैम्डा 2 को 1 से करूंगा बाकी जीरो, तो केवल मेरे पास लैम्डा 1 से लैम्डा n आएगा, सब जीरो के इक्वल है। लैम्डा 1 किसके बराबर होगा? लैम्डा 2 किसके बराबर होगा? लैम्डा n स्क्वायर। all are zero, all zero, so set of unit vectors are clear। तो आपके पास में ये एलिमेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? ये भी एक एग्जाम्पल है, आपसे बोल रहा है दो वेक्टर है ए और बी, बताओ ये एल आई है या एल डी है। क्वेश्चन ये, ठीक है? मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर है तो क्या चाहिए? वेक्टर कितने हैं? दो। स्केलर कितने चाहिए? दो। अगर मेरे पास ए और बी दो वेक्टर है तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो स्केलर। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? लैम्डा 1 ए लैम्डा 2 बी। बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लैम्डा 1, अब मेरे पास में क्या आया? लैम्डा 1 ए, तो तुम्हारे पास में लैम्डा 1 ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? लैम्डा 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर लैम्डा 1 फिर ऐसे मल्टीप्लाई ऐसा आएगा, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है? फिर इसके बाद दूसरे से कर दो, तीसरे से कर दो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ये तीन इक्वेशन बनेगी, ठीक है? तभी ऐसे करो लैम्डा 1 ए का मतलब कितना आपके पास में? 3 प्लस लैम्डा 2 बी का मतलब कितना आपके पास में? 1 2 1
और जीरो का मतलब कितना है, जीरो जीरो कितना हो रहा, 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, 5 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, ये तीन है। तो आप क्या करोगे, उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ये काट दो ना, लैम्डा 1 3 लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर लैम्डा 2 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 0। अब तुम इसको तीनों को कैसे भी सॉल्व कर लो, सारे जीरो होंगे, इसका मतलब सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर एल, सारे लैम्डा जीरो हो गए, दो थे दोनों जीरो हो गए, एल एल बात समझ आ गई। अब देखो मैंने आपको समझा, बेसिक्स बेसिक बेसिक सॉल्यूशन बेसिक है ना, ये सारी चीजें मैंने यहाँ समझा रखी है, इस पर बात करते हैं। अब हमारे पास में हम इधर आ जाते हैं, इसका फॉर्मेट होगा, ये सिंप्लेक्स मेथड होती है, यहाँ पर कॉस्ट आ जाती है, यहाँ पर मेथड है, ये होता है बेसिस। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम बार बार पूछेंगे पूरे सिंप्लेक्स में यहाँ कौन आएगा, जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, बार बार पूछेंगे पूरे सिंप्लेक्स। तो यहाँ कौन आएगा, जो एल आई होगा। और मैंने बोला जब भी आपसे पूछे कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो 100% एल आई होता है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स, ऑलवेज एल। इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हम कुछ भी करके हमारी सिंप्लेक्स में यूनिट वेक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि वो नहीं होगी तो बेसिस में नहीं जाएंगे, बेसिस में नहीं जाएंगे तो बेसिक में नहीं जाएंगे, बेसिक में नहीं जाएंगे तो बेसिक सॉल्यूशन भी बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन भी बनेगा तो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन भी बनेगा, और बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन भी बनेगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बनेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बनेगा तो बड़ी क्यों है, बड़ी बात। तो समझे बेसिस का आने का मतलब क्या है, तो जितने लिखे हैं ये सब उसकी एक लाइन है जिसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना, बेसिस बेसिक बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, ये आपका कंसेप्ट रहेगा। फिर मैं एक चीज और है यहाँ पर, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा इसमें, वो हम इस चीज को एक तो फॉलो करते हैं, dx equals to b, ये हमारे पास बेसिक वेक्टर होता है, इसको भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ax भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है, हमारा टारगेट सॉल्यूशन पर होता है। तो ये b इनवर्स मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, क्लियर। अब उसके लिए हम क्या आते हैं, कुछ चीजें हैं ये वाले, आप लोग रैंक से वाकिफ हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी रैंक का मैट्रिक्स है ना, जब भी हम इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम दी गई मैट्रिक्स जो इस फॉर्म पे होती है ax इक्वल्स टू b, हम a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को कंबाइन करके एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं ab, ये कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये दिखेगा ये रहा a और ab, जो उसकी रैंक होती है, तुम बस ये कंसेप्ट समझो, अगर किसी मैट्रिक्स a की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर हो जाए तो इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। एक सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट, एक सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। पहले कंसेप्ट समझना, हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर तुमको सॉल्यूशन चाहिए तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, बात समझ में। अगर दोनों की रैंक आपस में बराबर है तभी सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर दोनों की रैंक आपस में बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, सिस्टम क्या है, बात समझ आ गई। अब कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन है कैसा, ये सब कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन, कई बार तुमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देते हैं और तुमसे सीधा पूछा जाता है बताओ इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन, या चौथा ऑप्शन पूछ लेना लगाओ। हम कैसे बताओ, सारे निकाले तो नहीं, हम केवल ये रैंक निकालते हैं, रैंक निकाल करके हम सीधा बोलते हैं अगर ये दोनों बराबर है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। मान लीजिए दोनों की रैंक मिला के आगे 3 और नंबर ऑफ अननोन जो x1 x2 x3 दे देते हैं वो भी है 3, रैंक के बराबर x1 प्लस x2 प्लस 3x3, ये वेरिएबल है, जितने अननोन है उतनी रैंक है बराबर, तो सॉल्यूशन हमेशा होगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा हो गया कि रैंक हो गई मेरे पास 3 और नंबर ऑफ अननोन हो गए मेरे पास में 2, तो लेस हो गया नहीं। तो अगर नंबर ऑफ अननोन कम हो जाते हैं इससे
रैंक से सॉल्यूशन है, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और इतना ही काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन और बताता हूँ जिसमें अभी स्किप्ट है ना, तो तुम सुनो। हमारे पास में जो हमने अभी बात करी बेसिस, बेसिक, बेस और स्पान, उससे पहले आता है स्पानिंग सेट। क्या आता है? स्पानिंग सेट। पहले हम बात करेंगे स्पानिंग सेट क्या होता है ना। स्पानिंग सेट क्या होगा हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक वर्ड आता है स्पानिंग सेट। स्पानिंग पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, अगर फैलना, एक्सप्रेस। तो हम जो ये लिख रहे हैं x1 प्लस 2x2 प्लस 3, ये एक्सप्रेस क्या हो रहा है? फैलाया हुआ है वेक्टर और स्केलर, दैट इज स्पान। मतलब अगर कोई एक वेक्टर है उसके सबसेट को हम दूसरे वेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग स्पान कर सके तो हम बोलते हैं बी स्पान बाय ए। अगर बी ए का सबसेट है तो हम बोल सकते हैं कि बी ए को स्पान कर रहा है, वहां से निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है बेसिस सेट। क्या आता है? बेसिस सेट। बेसिस सेट के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है, पहले समझना बेटा। देखो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बेसिस है ना। बेसिस के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है, पहला एल, दूसरा स्पान। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास में बेसिस सेट कब कहलाता है? अगर बी जो होता है, बी बेसिस मैंने बताया पहले वाले सेट, बी जो होता है क्या हो? एल, मस्ट बी एल एंड बी स्पान बाय ए, जो उसका सुपर सेट है। अगर मैं सुपर सेट ऐसे है तो बी ई से मतलब यूक्लिडियन स्पेस से सबसेट है तो एल आई वेक्टर होना चाहिए, दूसरा स्पानिंग होना चाहिए ई के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास कहलाता है बेसिस सेट। फिर ये बेसिस सेट आ गया आपके पास। बेसिस सेट के बाद में आपके पास में जो आता है वो आता है बेसिक सॉल्यूशन, है ना। बेसिक सॉल्यूशन जो मैंने क्या आपको बताया था, रो ए रो बी निकालो। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में? सबसे पहले हमको ये देखना होता है, हमारे पास में ये कंडीशन होती है एम लेस देन एन। एम लेस देन एन क्या होता है? एम हमारे पास होती है नंबर ऑफ इक्वेशंस। क्या होती है? नंबर ऑफ इक्वेशन। एन होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या होता है? और कंडीशन हमेशा ये होती है। और इसके साथ होता है रो ऑफ ए होता है, रो ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। अब तो समझ आएगा दोनों की रैंक बराबर हुई। हमसे यहाँ पूछा जाता है कुछ, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन देती है और आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताओ उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 3 4 5 इक्वेशन दे रखी है, कैसे बताओगे? इस कंसेप्ट से हमारे पास पता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 3। अब उसमें मान लो 4 वेरिएबल दे रखे हैं, x1 x2 x3, 3 लेस देन 4, आंसर होता है 4 C। क्या होता है? एनसीएम। बात करता हूँ ये सारे क्वेश्चन है, सीधा पूछते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ मुझे, तो आप कितने बताओगे? एनसीएम। तो आप कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कोई भी सिस्टम है ax equals to b है सॉल्यूशन ऑफ m इक्वेशन एंड वेरिएबल्स एंड रो ऑफ a equals to रो ऑफ a, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। देन a सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग n माइनस n वेरिएबल्स, क्योंकि n माइनस n बड़ा कौन है? n, तो वेरिएबल क्या बनेंगे? n माइनस n। तो n माइनस n वेरिएबल को 0 पुट कर देते तो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। कैसा सॉल्यूशन कहलाता है? बेसिक सॉल्यूशन। और जो उसके अलावा बाकी रह जाएंगे वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉन बेसिक। अभी मैंने तुमको एक टेबल पे ऐसे बना के दिखाया था, ये बेसिस है, तो जो बेसिस में आएगा वो क्या देगा? बेसिक सॉल्यूशन। अब मान लो मेरे पास में कुल मिलाकर के 4 वेरिएबल है, 3 में आ गए, 1 रह गया, वो बाहर रह गया, वो कौन कहलाए? नॉन बेसिक। ठीक है, हाँ बताया मैंने। नहीं तो वो आपके पास में क्या कहलाता है? n माइनस n वेरिएबल्स कहलाते हैं, वो कहलाता है बेसिक सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला? 4 वेरिएबल। मान लीजिए आपने टेबल सॉल्व करी, लास्ट के आंसर में 2 आ गए, वो जो 2 आ गए बेसिस के, वो कहलाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। जो बाहर रह गए 2 नॉन बेसिक। समझ आ गई? अब बेसिक सॉल्यूशन जब आपके पास में बन जाता है, इसी बेसिक सॉल्यूशन से आपके पास बनता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि फिजिबल तो था
बेसिक भी हो गया, दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिकलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो कहलाता है ऑप्टिकल सॉल्यूशन। आई बात में। अब हमारे पास में इसके बाद दो ही चलते हैं, जो आता है इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कैसे बनता है वो आता है पॉइंट सेट। ठीक है, क्या होता है पॉइंट सेट, तो नाम से पता चलता है। बहुत सारे पॉइंटों को एक सेट की फॉर्म में लिख दो, क्या बना, पॉइंट सेट। ठीक है, अब पॉइंट सेट के लिए हमारे पास देखो 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अभी हम उनकी बात करते हैं। सपोज करो मैंने 2 पॉइंट x1 और x2, इनसे बनने वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ये बन गया ना, है लीनियर कॉम्बिनेशन अक्सर काम में आएगा इसके अंदर जितना पड़ा है अभी तक। 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट से क्या बना, लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके ना वेक्टर, इसी वेक्टर के बराबर है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x1 x2 मतलब हो गया x। अब ये देखा होगा आपने ऐसा ही कहा, मैक्सिमम z इज इक्वल टू cx such that ax equals to bx greater than equals to x के लिखा, यहां पे x1 x2 xn थे, तो मैं तो दो को ही तो x लिख रहा हूं। अल्फा मैंने बोला वेक्टर होता है a1 a2 x1 x2, a1 a2 इसमें चलेगा अल्फा में। अब अल्फा मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज a1 a2 x मतलब x1 x2 b वेक्टर हो गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, टू डायमेंशनल में हमेशा ये एक लाइन होती है, जैसे कोई पूछे इसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। अब मैं सेम करा जाता हूं, 3 पॉइंट लेंगे, देखो वो 2 से बढ़कर हो गया 3, यहाँ 2 तक था ये बहुत बड़ा 3, अभी भी तो मैं तीनों मिला सकता है, ऐसे लिख सकता हूं। इस a1 a2 a3 को अभी भी मैं अल्फा लिख सकता हूं। वापस जाओ कि फॉर्म में कोई डिफरेंस है क्या, और डिफरेंस का है पॉइंट कितने हैं, 3, 2 पॉइंट पे लाइन बनती है तो 3 में 3 4 5 6 बहुत सारी, ऐसे करते करते मैं कहां पहुंच गया, इन जनरल एन पर, कहां पहुंच गया, एन पर। अब मेरे पास में ये जो x1 x2 x1 x2 x3 थे वो क्या हो गए, xn हो गए। जो मेरे पास में 3 तक थे कहां पहुंच गए, एन पर। तो ये अल्फा एक्स वाली कंडीशन थी, अभी भी तो यही बन रही है, लेकिन अब देखो ये सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, तीनों सेम है, बट यहाँ मेरे पॉइंट कितने हैं, 2, यहाँ पॉइंट कितने हैं, 3, यहाँ पॉइंट कितने हैं, 10, 2 पॉइंट पर लाइन, 3 पॉइंट पर प्लेन, 10 पॉइंट पर हाइपरप्लेन। जब ना ये डेफिनेशन व्हाट इज हाइपरप्लेन, डिफाइन हाइपरप्लेन, है ना। तो जब हमारे पास के नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं, n, तो बनने वाला जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, हाइपरप्लेन, या आपके पास हाइपरप्लेन। अब तो भैया देखा इसमें कितना कनेक्ट होता है इससे, उस हाइपरप्लेन को जो अभी हमने a1 a2 लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया c1 x1 c2 x2 cn xn इक्वल्स टू z। ये इसका देखा लग रहा है, क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बताओ कहां हाइपरप्लेन, पहली स्लाइड में पढ़ा हमने क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं हाइपरप्लेन, दोनों कनेक्ट हो गए। ये तो देखो कितना, मतलब आपके पास की पूरा का पूरा हाइपरप्लेन है, और ये सेम कंडीशन। अब देखो x, ये x है, अब लेकिन x का मतलब क्या है, ये सारे ये हमारे वेरिएबल होते हैं, ये अल्फा ये c बन गया, ये x है, ये है, अगर यहाँ पहुंच गया ये वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इधर ये भी सारे कंसीडर किया, बस ए आ गया, हाँ फर्क क्या पड़ रहा है, लेस ग्रेटर। अब इस पर दिया है, इसका मतलब तो ये नहीं कह सकते हो कि जो हाइपरप्लेन होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, है ना। तो ये बेसिक थ्योरी है बेटा, न्यूमेरिकल करना सबको आता है, उनसे कोई बेसिक पूछे तो जवाब आना चाहिए कि बेसिक क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहाँ की थ्योरी है, मतलब कभी भी पढ़ोगे किताबें बोल करके कि हाइपरप्लेन कोई होता होगा कोई प्लेन ऐसा, क्या लेना, कंसेप्ट पता होना चाहिए। 2 से 3 3 से 4 एन हो गए,
तो हाइपरप्लेन बनता है, और जब हाइपरप्लेन बनता है तो हाइपरप्लेन ही उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। आई बात समझे, वो उसके कंस्टेंट हो जाते हैं, इसलिए पूरा का पूरा किस पर बेस हो जाता है, हाइपरप्लेन।